बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि हालात संगीन होते जा रहे हैं, ख़तरनाक होते जा रहे हैं, अलार्मिंग होते जा रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। हम लोग ज़िम्मेदार हैं। हम लोग जो है वो अगर लॉकडाउन में नरमी की गई है तो उससे हम ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। 42 दिन हैं और शहर लाहौर की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इन 42 दिनों में 33 केस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। और मैं आपको बताती चलूं, ये जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं ये 33 केस मरने वालों के रिपोर्ट हुए हैं और 42 दिनों में तकरीबन टोटल तादाद जो मैं आपको बताऊं 943 कंफर्म मरीज हैं जो कि सामने आए हैं। अब ये दिन देख लें और मरीजों की तादाद देख लें, अंदाज़ा आप खुद कर लेंगे कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। लॉकडाउन किया गया, फिर लॉकडाउन में नरमी की गई और अब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंड भी कर दिया गया है, लेकिन बतदरीज उसमें नरमी रखी जाएगी। लेकिन एज सच इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे हैं। ये तादाद बढ़ती चली जा रही है कि अलार्मिंग सिचुएशन होती जा रही है और हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे ऊपर कितना मुश्किल वक्त आ सकता है। अगर खुदा न खास्ता इसी तरह से ये तादाद बढ़ती गई तो हम अनफॉर्चुनेटली फिर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे और मेरे ख्याल से अब जाना भी चाहिए, अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए। एक पिक्चर मैंने अभी देखी न्यूज़पेपर में, मैं ज़रूर आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी। अगर लॉकडाउन में ये हालात हैं, इतने लोग हैं, संजीदा हैं, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये शहर लाहौर की नहर के मनाजिर मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं, कल ही के ये मनाजिर हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, गर्मी को दूर भगा रहे हैं। यार मतलब खुदारा आप क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं इन लोगों की फैमिलीज? क्यों उनको इनका ख्याल नहीं आ रहा? किधर हैं आला हुकाम, किधर है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिनकी जानिब से शहर में नाके लगाए गए हैं, जिनकी जानिब से शहर में चक्कर लगाए जा रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये चीज़ें अगर इसी तरह से नज़रों से ओझल रहीं या फिर हम अपनी जिम्मेदारियां ना निभाते रहे, मैं हमारी जिम्मेदारी की बार बार बात इसलिए करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं हुकूमत की करने वाली। अब इन बच्चों के वालिदैन कहाँ हैं? क्या वो अपनी टीवी स्क्रीन पर हर रोज़ नहीं देखते हैं कि किस तरह से हर रोज़ एक ही बात की जा रही है, आपने सोशल डिस्टेंस रखना है, आपने हाथ धोने हैं, आपने अपने आप को घरों में महफूज रखना है, महदूद रखना है। अगर ये चीज़ें इसी तरह से रहीं तो हम इस मुश्किल वक्त से बाहर नहीं निकल सकेंगे। डिटेल इसकी डिस्कस करेंगे। अभी जान लेते हैं शहर के मौसम की सूरत हाल। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद बताइएगा, मौसम तो खासा खुशगवार लग रहा है, शहर लाहौर में बादलों का राज है, बारिश की पेशगोई की जा रही है? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम आज जुज़वी तौर पर अबरलूद रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश के चांसेस जो हैं वो इंतहाई कम हैं। अगर बारिश हुई भी तो शाम 4 बजे के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी होने का इम्कान है और आज मौसम जुज़वी तौर पर अबरलूद रहने की वजह से जो है वो मौसम में ठंडक रहेगी। और आज अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रहने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब सुबह के वक्त जो है वो 54% रिकॉर्ड किया गया। और क्योंकि आज मौसम जुज़वी तौर पर अबरलूद रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से शाम के वक्त जो है हवा में नमी का तनासब जो है वो 32% जो है वो रहने का इम्कान। और महकमा मौसमियात का कहना है कि इतवार के रोज़ भी जो है मौसम जुज़वी तौर पर अबरलूद रहेगा, लेकिन इतवार के रोज़ भी बारिश के शहर में इम्कानात जो हैं वो इंतहाई कम हैं। ठीक है, इतवार के रोज़ भी बारिश के इम्कानात कम है, लेकिन मौसम जुज़वी तौर पर अबरलूद रहेगा, यानी वीकेंड अच्छा गुजरने वाला है। जुनेद, थैंक यू सो मच, वेदर अपडेट्स आपने हमें बताई। आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, माल का हाल। एक नज़र डालेंगे डिफरेंट करेंसी रेट्स पर। मूव करेंगे, हमारी टॉप स्टोरीज आज की क्या हैं उनकी जाने। तो आज डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी क्या है? शहर में कोरोना के मरीज 941 हो गए, लॉकडाउन 9 मई तक बढ़ा दिया गया है।
समनाबाद अनवरपाक के एक ही घर में कोरोना के 9 मरीज, इलाका सील। कोरोना से दुनिया की सियासत बदल गई, ऑपोजिशन का मनफी रवैया नहीं बदला, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। और अगली खबर है, ताजिरों का आज से शहर में दुकानें खोलने का ऐलान। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है? आप सुनाइए कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह ताला का। भट्ट साहब, सबसे पहले तो मैं रमज़ान की मुबारकबाद आपको देना चाहूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सब ने पहला रोज़ा रखा। बिल्कुल जी, बिल्कुल पहला रोज़ा रखा। और देखें किस तेज़ी के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजर रही है। मैं सुबह रोज़ा रखते हुए ये सोच रहा था और बल्कि घर कह रहा था, मैंने कहा अल्लाह पाक ने जो है वो एक और रमज़ानुल मुबारक जो है वो अपनी ज़िंदगी में हमें दिखा दिया, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी। बिल्कुल, और मैं बार बार ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ, लोगों को भी बता रही हूँ कि इस रमज़ान में हमारी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा है। मतलब हम जिस तरह इबादत करते थे अब हम उस तरह इबादत नहीं कर पा रहे। हम जिस तरह रमज़ान में बाहर ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जाते थे, आप रोज़ों का एहतमाम देखें कि लोग जिस तरह से सहरी और अफ्तारी में एहतमाम करते हैं, ऑब्वियसली घरों से बाहर जाके चीज़ें लेकर आते हैं, दस्तरखान सजाते हैं, एक रौनक है ना इस माह की, और वो हम देखते हैं हमेशा कितना। इस दफ़ा वो भी हमें महदूद करनी पड़ेगी। फिर आगे ईद आएगी, उसके लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें महदूद करनी पड़ेंगी, यानी जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई है। और जिस तरह मैंने ये सुबह रमज़ानुल मुबारक की बात की, मैं इशा की नमाज के बाद मेरी अहलिया खड़ी थी तो मैंने कहा महसूस ही नहीं हो रहा कि रमज़ानुल मुबारक शुरू हो गया है। वो नमाज तरावी का जोशो खरोश, इबादत करना जाके अल्लाह पाक के हजूर गिड़गड़ाना मसाजिद के अंदर जाके, वो हमें उस तरीके से इस दफ़ा वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसकी एक और मैं एक मुस्बत चीज़ जो है, मुस्बत तो इसमें हर चीज़ मुस्बत ही मुस्बत है, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया कि मैं अपने बच्चों के साथ ना, हमेशा मेरा गिला रहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ ईद की नमाज नहीं पढ़ पाया, वैसे रूटीन में नमाज नहीं पढ़ पाया। तो हम सब के पास एक बहुत अच्छा मौका है, सबके पास, कि घर के अंदर हम नमाजों का एहतमाम करें, जो घर में टाइम पे चला जाए। देखिए तिलावत हर एक को आती है, इमामत करना कोई बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं है कि इमामत कोई नहीं कर सकता। मैंने आज सुबह अपने घर में अपने बड़े बेटे के साथ नमाज, उसने मेरी इमामत में नमाज पढ़ी, और मैं यकीन करें कि मैं उस वक़्त अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा कर रहा था, और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी कि मेरा बेटा मेरी इमामत में नमाज पढ़ रहा है। तो इससे मैं कहता हूँ कि लोगों को ये घरों के अंदर एहतमाम करें। देखें, औरत मर्द के पीछे नमाज पढ़ सकती है, तो अपने घर वालों के साथ सबसे गुजारिश करूंगा कि अपने घर वालों के साथ, जो घर में जिसको तिलावत आती है वो मर्द बिल्कुल यही वो चीजें हैं जिससे हम इस वक्त को भी बहुत ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। अब ज़रूरत इसी अमर की है कि हम सब लोग अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाले। सब लोग अगर बड़े घर में ऐसा करेंगे तो मुझे उम्मीद है, बड़े जो हैं छोटे जो हैं वो वही करते हैं जो घरों में हम देखते हैं बड़े कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ 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 इस चीज़ को प्रैक्टिस बना लें, अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं मांगे ताकि हम इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल आएँ। टॉप स्टोरी की तरफ जाते हैं। टॉप स्टोरी हमारी है, शहर में कोरोना के मरीज़ 941 और लॉकडाउन 9 मई तक बढ़ा दिया गया है। ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, मेरी समझ से बाहर है। ये कैसा लॉकडाउन है? अगर ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है तो ये वही लॉकडाउन है जिसपे ताजिर अब कह रहे हैं हम दुकानें खोलने जा रहे हैं, जिसमें आपने दुकानों की टाइमिंग्स भी बढ़ा दी है, जिसमें मरीजों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। कैसा लॉकडाउन है भट्ट साहब? मरीज बढ़ते जा रहे हैं, दुकानें आपकी खुल गई हैं, आपने शहर से नाके हटा दिए हैं, लोगों की मूवमेंट ज्यादा हो गई है। ये कौन सा लॉकडाउन बढ़ाया गया है? ये अपने आप को तसल्ली देने वास्ते हुकूमत ने पाया है और लॉकडाउन है। बिल्कुल लॉक ही डाउन। ये सिर्फ अब बातें लग रही हैं कि आपने सिर्फ न्यूज़पेपर के लिए ये चीज जो है बता दी। नहीं, मैंने कहा ना अपनी तसल्ली के लिए कि जी हमने लॉकडाउन किया हुआ है। अब अगर मुझे इजाजत होती तो मैं बताता कि अभी 1-2 दिनों के अंदर जो एक चेंजिंग आई है, बड़ी चेंज आई है पंजाब के अंदर, वो किस वजह से आई है? वो इसी वजह से आई है। बिल्कुल उसका बैकग्राउंड यही है। तसल्ली दे लें आप अपने आप को कि जी लॉकडाउन है। आप देखें, आप ये जब तक मैं आपको ये बताऊं, आप खुद कह रहे हैं कि ये महीना जो है जून तक हमारे लिए बड़ा क्रूशल है। बिल्कुल जब हम खुद तस्लीम ये कर रहे हैं कि हमें पता ये होना है, तो आप मुझे बताएं, देखिए गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की रिट होती है,
जब मैं कहता हूं कि मैं सरबराह हूं घर का, तो फिर मैं सरबराह हूं, फिर मुझे अपने घर को होल्ड करना चाहिए। तो फिर पीटीआई को चाहिए ना कि वो इस मुल्क को होल्ड करे। अगर आप कह रहे हैं लॉकडाउन है, तो फिर लॉकडाउन है। अभी तस्वीर भी दिखाई है ना नहर में किस तरह से बच्चे नहा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब इसको लॉकडाउन कहना चाहिए बट साहब सर नहीं कहना चाहिए ना। मैंने कहा तसल्ली दे रहे हैं अपने आप को लॉकडाउन है। अच्छा, आप एक और बड़ी आपको दिलचस्प बात बताऊं, हुकूमत जो है वो अपनी बंदूक दूसरों के कंधे पे रख के चला रही है। किस तरह, मैं सिर्फ एक ही मिसाल दूंगा। वो इस तरीके से आप मुख्तलिफ लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं, आप मेडिकल स्टाफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त आप उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हाथ जुड़वा रहे हैं, कारा च रवो जी, करा चो ना निकलो, असी मारे गए, असी लुटे गए, मर जावांगे, ये हो जाएगा। भाई ये आपका काम है, आपने डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को आगे किया, मत ऐसा करें। आप गवर्नमेंट है, अपनी रिट बनवाएं, आपके साथ हैं भाई, आपके साथ है, अवाम खड़ी है, आपके साथ खड़ी है। देखिए, अगर एक महीने का हम, ठीक है घरों के अंदर मसले मसाइल हैं, कारोबार नहीं है, लेकिन अगर वो कारोबार करने वाले ही ना रहेंगे तो फिर वो उस कारोबार का फायदा क्या? हमने जब ये बहुत स्टार्ट में लॉकडाउन किया तब हमने देखा हुकूमत रिट भी नजर आई और लोगों ने घरों तक लोग महदूद भी रहे। अब जैसे जैसे आप उसमें नरमी करते जा रहे हैं, लोग बहुत इजी होते जा रहे हैं कि ये कुछ है ही नहीं, किसी ने लोगों का डर खौफ खत्म हो गया ना, बिल्कुल खत्म हो गया, किसी ने नहीं मानना। सर अगर आप हुकूमत हैं तो आप लॉकडाउन करें, हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन करें, घरों से नहीं हम निकलेंगे, लेकिन करें तो सही ना। आप कह रहे हैं अच्छा सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ये मार्केटें भी खुली हैं, सुबह 8 बजे से 6 बजे तक ये भी खुले हैं, ये भी खुले, ये भी खुले, तो भाई फिर मुझे आप बताएं कोरोना के मरीज बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? कोरोना के मरीज बढ़ेंगे, पेशेंट बढ़ेंगे, अमवात बढ़ेंगी, मसाइल ज्यादा खड़े होंगे। आपने उस वक्त जाके भी करना लॉकडाउन, बिल्कुल ऐसे ये उस वक्त जाके भी अच्छा बट साहब, ये जो टाइमिंग एक्सटेंड की जा रही है, चेंज की गई है, बढ़ाई गई है कि दुकानें खोली जाएंगी, इसके कोई एसओपी भी बनाए गए हैं? यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा? लेट्स सपोज आपने चले लोगों के लिए ये किया ना, आप कहते लोग भूखे मर जाएंगे, क्या करेंगे? तो फिर इस पे आपने कुछ ये भी तो देखना है ना कि उसकी अदर साइड आप कर क्या रहे हैं, इससे बचाव के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, वो तो ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए कैसे आप करेंगे, जब एक दुकान के ऊपर 4 कस्टमर जाएंगे तो आप मुझे बताएं क्या वो कस्टमर वो खड़ा होगा लाइन के अंदर? अभी आप चले जाएं, मैं आपको शहर में ऐसे कई जगहों पे ले जाता हूं जहां पे सपोज डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक है, छोटे छोटे जो क्लिनिक है, तो क्या वहां पे जो मरीज है या जो भी दवाई लेने के लिए आ रहा है, क्या वो लाइन के अंदर लग के खड़ा है? भाई वो उसी कमरे के अंदर बैठा हुआ है, 8 बंदे बैठे हुए हैं उस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं एसओपीज कहां पे फॉलो होंगे? जब एक दुकान में आप शॉपिंग के लिए जाएंगे वहां पे कोई भी नहीं खड़ा होगा, वहां पे सारे एक दूसरे के ऊपर मैनू पहले दे दे यार, और मैनू पहले दे दे यार, और यार मैं जल्दी जाना है, और यार है देखना। सर ये नहीं होगा, हमारे लोगों में तो सब्र और तहम्मुल है भी नहीं ना, बिल्कुल ऐसे हम इशारे पर नहीं खड़े, हम सिग्नल पर नहीं खड़े होते हैं, रेड होता है तो हम गाड़ी को भगा देते हैं कि निकल जाइए फटाफट, जो मर्जी हो, बिल्कुल ऐसे। अच्छा भट्ट साहब, एक मुझे बहुत मुज़हका खेज चीज नजर आई है, वो मैं हमारे पास तीसरी खबर है लेकिन मैं उसको अभी डिस्कस करना चाह रही हूँ। आपने लॉकडाउन कर दिया, आप कह रहे हैं कि आप सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, इकदामात कर रहे हैं, अब ये सीएम साहब के सर पर ऑपोजिशन क्यों सवार है? वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की सियासत बदल गई है, ऑपोजिशन का रवैया नहीं बदला। मतलब आप ऑपोजिशन के बारे में क्यों ये चीजें सोची जा रही हैं? हम क्यों नहीं अपने ट्रैक पे रह रहे? हुकूमत क्यों ऑपोजिशन को अपने साथ मिलाने की कोशिश नहीं कर रही? क्यों बार बार सिर्फ और सिर्फ तनकीद की जा रही है, सियासत की जा रही है? देखें, ये सियासत नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? कोरोना इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, लॉकडाउन कह के लॉकडाउन ये कर नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने अपनी तवज्जो डाइवर्ट करनी है ना। फिजा में बैठ के कोरोना लब्बन लगे ने, कोरोना किथे गया? मैं तो कहना आवाजा भी मारनी शुरू, वो भाई कोरोना किथे गया आया? सर ये इनकी सियासत है। आप ये देखें कोरोना के ऊपर क्या है, मैंने उस दिन भी कहा किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इस वक्त हमारी बास पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं, जो लोगों को घरों के अंदर खाना पहुंचा रही हैं, राशन पहुंचा रही हैं, लेकिन एक सिंगल तस्वीर वो पॉलिटिकल पार्टी बाहर नहीं आने दे रही है क्योंकि उनको हिदायत है। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? इथे एक साबुन दी टिक्की देने नाल तस्वीर बनाने हैं, साबुन दी टिक्की दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लाहौल वाला कुव्वत सर। ये इन्होंने यही करना है। इन्होंने अपनी जो तवज्जो है, जो अपनी नाकामियां हैं,
وہ ڈائیورٹ کرنی ہے. تو بالکل ڈائیورٹ کدھر کریں گے؟ وہ اپوزیشن کی طرف کریں گے. چندے والی سرکار ہے, چندہ مانگ رہی ہے, اس قوم سے چندہ مانگ رہی ہے جو اس وقت جس کی معیشتی بے حال ہے, تباہ ہے, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر. آپ مانگ رہے ہیں چندہ, چندہ دو جی, چندہ دو جی, چندہ. کتنا چندہ اکٹھا ہوا, کتنا چندہ اکٹھا ہوگا اور پھر وہ لوگوں تک پہنچے گا سر؟ ہوا کتنا؟ یہ جو بھی آپ نے کیا واٹ ایور جو بھی کیا, کتنا چندہ اکٹھا ہوا سر؟ ڈیفینس میں 3 گھر آ جاتے ہیں جتنا انہوں نے چندہ اکٹھا کیا روٹین کے اندر. یہ چندہ اکٹھا کیا ہے آپ نے بھائی, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ نے دیکھیں, آپ نے یہ چیزیں پیدا کرنی ہے. آپ عوام سے ہی لے رہے ہیں, عوام سے لے کے آپ ایک صابن کی ٹکی اس کو یوں کر کے پکڑا دیتے ہیں, میری تصویر بھی بڑھا لو. بالکل, اور آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. میں تو سفید پوش لوگوں کو لے کر پریشان ہوں. بہت سارے لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, جو ابھی گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں, جن کے کاروبار ابھی اس طرح سے بحال نہیں ہوئے ہیں, اور ماہ مبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے روٹین سے زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں. اب وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کتنی دیر اس طرح سے سچویشن میں رہیں گے؟ پھر آبویسلی گھروں سے باہر نکلیں گے تو حکومتی رٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گی. لوگ جو ہیں وہ انتہائی پریشان ہو چکے ہیں. پھر اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ بھی نہیں کر رہے. اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے. اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی بھی بات کرتے تھے وزیر اعظم, انہوں نے بار بار کہا. اب میرے خیال سے آپشن یہی رہ گئی ہے کہ آپ نے سڑکیں کھول دی, آپ لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں, لیکن سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا کے آپ علاقے سیل کرتے جا رہے ہیں. سمنا آباد کے علاقے کی میں بات کروں گی, جہاں پر ایک ہی گھر سے 9 افراد جو ہیں ان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سمنا آباد کا علاقہ ہے انور پارک, جہاں پر ایک ہی گھر میں کرونا کے 9 مریض جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے. سروسز میں 9 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں. اب ایک گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگ سامنے آنا شروع. بٹ صاحب, اب اگر ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہے کہ مختلف علاقوں میں گھروں میں آپ کو اتنی تعداد میں لوگ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے, آپ علاقے سیل کر دیں گے, تو پھر ہماری یہ لاک ڈاؤن, ہماری اتنی محنت جو آپ نے پورا مہینہ کی, وہ کہاں گئی؟ دیکھیں نا, یہ اسی طرح ہی ہونا. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے لاک ڈاؤن. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں جو کل کرنا ہے وہ آج آپ کرتے ہیں. اب یہ سمنا آباد کے اندر آئے ہیں, لازمی بات ہے. دیکھیں ایک گھر ہے, 9 پورا آپ نے علاقہ سیل کر دیا. اس سے پہلے بھی سمنا آباد کا یہ ایک علاقہ سیل کیا گیا. جی بالکل. اب یہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف ٹریول کرے گا. اس نے پیچھے تو نہیں جانا نا, ٹریول ہی کیا ہوگا نا. اب وہ جو 9 افراد ہیں ان میں سے 4 افراد کسی کو ملے تو ہوں گے نا. اب آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے وہ کہاں پر ہے. چلیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے تو لازمی بات ہے پھر اس سے اگلا جو علاقہ آئے گا آپ اس کی بھی کسی گلی کو سیل کریں گے, وہاں پہ بھی نکل آئیں گے. اس میں ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی غفلت جو ہے. مجھے یہ بتا دیں, یہ حل ہے آپ سیل کرتے جائیں گے پورے علاقے میں, اس گھر کے علاوہ باقی جتنے گھر ہیں وہاں پر کھانا کون پہنچائے گا, وہاں پر ضروریات کی اشیاء کون پہنچائے گا, وہاں سے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, کس طرح سے وہ اپنا گزر بسر کریں گے, یہ بھی تو سوالیہ نشان ہے نا. چلیں سر, کھانے پینے والا مسئلہ تو حل ہو گیا نا. اللہ میاں دیکھیں, اللہ میاں بڑا رحیم و کریم ہے. اب جو سچویشن ہے, روزے ہیں, آدھے بندے ہم یہی کہیں گے جو نہیں بھی روزے رکھتے نا, وہ کہیں گے ٹھیک ہے نہیں مل رہا چل روزہ ہی رہ لینے ہیں, کوئی گل نہیں. تو میں آپ کو بتاؤں, کھانا جن کی پہنچانے کی ذمہ داری تھی وہ تو کہیں اور ہی پہنچا رہے ہیں. وہ ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں, پہنچا کہہ رہے ہیں. جو صابن کی ٹکیا کے اوپر تصویریں بنواتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں وہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے. لیکن ذمہ داری اس کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی میں بات نہیں کروں گا. میں ذمہ دار ہوں, اپنے گھر کا میں ذمہ دار ہوں. جب مجھے یہ کہا جا رہا ہے بار بار کہ بھائی احتیاط برتو, احتیاط برتو, احتیاط برتو, اور میں نہیں برتوں گا تو میں اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ خطرے میں ڈال رہا ہوں. بالکل صحیح, بالکل یہ اسی کا شاخسانہ ہے. یہ 9 افراد نکلیں, یہ مزید نکلیں گے, 10 بھی ہوں گے, 12 بھی ہوں گے, 15 بھی ہوں گے. لیکن جب تک ہم خود احتیاطی تدابیر نہیں اپنائیں گے ہم اس وبا کو نہیں روک سکتے ہیں. اس لیے خدا را لوگ خود سے سمجھیں, حکومت کے اوپر مت رہیں. بٹ صاحب یہی وہ ایک چیز ہے جو بار بار سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر ایک گھر کا بندہ بے احتیاطی کرے گا نا, آپ غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلیں گے, جب آپ گھر آئیں گے تو پھر آپ اپنے گھر کے سب لوگوں کو متاثر کریں گے. یہ وہ چیز ہے جس کا پہلے دن سے اندیا دیا جا رہا ہے. پہلے دن سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کو لائٹ لیا تو یہ ہوگا کہ اگر آپ گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نکل رہے ہیں تو ایک فرد اپنی پوری فیملی کو متاثر کرے گا. اب وہ مثالیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. خیر, اس پہ ہم بات کریں گے.
जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं लोगों के रवैयों की जो कि तब्दील होने नहीं जा रहे हैं। लोग इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नर पंजाब के स्टेटमेंट में यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी। एहतियाती तदाबीर अपनाई गई तो ना अपनाई गई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बड़ा नुकसान हो रहा है भट्ट साहब। नुकसान हो रहा है और होने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, ये एक शरीफ आदमी है जिसका नाम है चौधरी मोहम्मद सरवर। आप भी कहेंगे मैं इसकी हर दफा फेवर क्यों करता हूं। आप यकीन करें कि मैं इस बंदे को काम करते हुए देख रहा हूं। गवर्नर हाउस आप चले जाएं, सुबह से लेकर शाम तक ये बंदा काम कर रहा होगा, और उसके बाद जब ये दरबार हाल के अंदर जाके बैठता है ना, तो इसकी हालत देखने वाली होती है। हर बंदे के ये तरले डाल रहा है, हर बिजनेसमैन के ये तरले डाल रहा है, भाई फंड दे दें, कुछ दे दें, भाई को वो राशन भिजवा दें, फला एरिया के अंदर राशन भिजवाना है, यानी कि शहर से बाहर। बिल्कुल। अगर यही काम हमारे सीएम साहब करें तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। जो वो बात कह रहे हैं, मैंने भी वही बात उससे पहले कही कि एहतियाती तदाबीर हमने अपनानी है। हुकूमत से ये तवक्को मत रखें कि वो कुछ करेगी, उसने नहीं करना, उसने सिर्फ अपोजिशन पर तनकीद करनी है। ठीक है, हमें सिर्फ एहतियाती तदाबीर अपनानी है। हमें को बाजार से मेडिसिन नहीं लेनी है, हमें जाके किसी के तरले मिनते नहीं डालने हैं। हमें अगर महसूस हो रहा है कि हम कोई बीमार हैं, ऐसा हल है नहीं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। हर चीज हमारे अपने हाथ में ही है, हमने घर में रहना है, सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है। अगर हम नहीं मिलेंगे 5 दिन 6 दिन कुछ दिन लोगों के साथ नहीं मिलेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? आपके पास मोबाइल फोन है, टेक्नोलॉजी है, वीडियो कॉल कर ले यार। एडी तन बहुत ज्यादा हुई है कि तुम मुलाकात ही करनी है तो यार वीडियो कॉल कर ले। इससे ज्यादा आप देखिए, सहूलत ही सहूलत है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमने चूंकि बात नहीं माननी है, बात वही आ जाती है कि हम बुनियादी तौर पे एक डंडा पीर कौम है। स्टिक दिखाएं आप, सारा कुछ हमसे करवा लें। स्टिक नीचे करें, कपड़े फाड़ के बाहर निकल के आ जाएंगे, डंड वहां मांगे, गालियां निकालेंगे। सर माफी दे दें, आप बाज ना आए तो मैं आपको बताऊं इटली से भी बुरा हाल हो। और इस तरफ हम जा रहे हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए। हमारे पास 42 दिनों में 33 अमवात हो चुकी हैं, और अभी अगर हम टोटल तादाद बात करें तो 943 तक पहुंच चुकी है। और जिस तरह से ये तादाद बढ़ रही है, ये हम जो है वाकई जिनकी मिसालें हमारे सामने थी, जिन ममालिक की, जिनसे हम कह रहे थे कि इनसे हम सबक सीख लेंगे, बट साहब हम उनसे सबक तो नहीं सीख रहे, उनकी डगर पे जरूर चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं। और आप ये देखिए, मुझे अफसोस होता है, सोशल मीडिया पे चले जाए या बाहर किसी जगह पे खड़े हो जाए ना, रोज छप रहा है, अच्छा इलाके भी सील हो रहे हैं, तो कोरोना पेशेंट वेखे तेरा कोई रिश्तेदार है यार, लाहौल वाला कुव्वत है यार। यानी कि क्या इसको देखना है, देखने के बाद यकीन करना है कि कोरोना का ये मरीज है। माजरत के साथ ये तो हमारे लोगों के रवैये हैं जिनको हम देखते हैं तो अफसोस, सिर्फ और सिर्फ आप अफसोस ही कर सकते हैं। खैर, ताजिर आज से दुकानें खोलने जा रहे हैं। अब क्या होने वाला है? ताजिर दुकानें खोलेंगे, बाजारों में कौन जाएगा? वो शहरी जो कि हमें अभी भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं वो जाएंगे। मैं और भट्ट साहब, हम तो, मेरा ख्याल है मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, भट्ट साहब भी बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब ताजिर अगर मार्केटें खोल रहे हैं तो कितनी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। एसओपी की जो बात की जा रही है, एसओपी पे कौन अमल करेगा, कौन से वो एसओपी हैं, कौन यकीनी बनाएगा कि आया इन एसओपी पे अमल किया जा रहा है या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ मैं जाऊंगी। अगली खबर हमारे पास है जी, ताजिर आ गए हैं मैदान में, जिनकी जानिब से अब ये कह दिया गया है कि वो तो दुकानें खोलने जा रहे हैं। लोग आते हैं नहीं आते, लेकिन ये ताजिरों की हटदर्मी मैं तो कहूँगी। हमारे पास हालात, मतलब आप किस तरह से कमा सकते हैं, कैसे कमाएंगे जब यहाँ पर केसेस ही बढ़ते जाएंगे, लोग खौफ से बाहर नहीं निकलेंगे, या जो लोग आ भी जाएंगे वो भी कोरोना का शिकार होकर चले जाएंगे, आपको भी वायरस मुंतकिल कर देंगे, तो फिर ये कैसा कमाना है? भट्ट साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये जो नईम मीर साहब है ना, माजरत से अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये हालात की संगीनी को समझ नहीं रहे हैं। मैंने जो पहले बात की थी, अगर कमाने वाला ही नहीं रहेगा तो मुझे बताएं वो क्या फायदा उसका। आप मार्केट्स खोलेंगे, चले कस्टमर आ भी गया, मैं मान लेता हूँ कस्टमर आ गया ना, ठीक है। अब जो कस्टमर आएगा, इस बात की किस तरह हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यार वो कोरोना लेके नहीं घूम रहा,
दैट्स अ पॉइंट ना, यही बार बार बातचीत की जा रही है कि किस तरह से आप एसओपी, आप मार्केट में एसओपी पूरे कर लेंगे। आप जो मार्केट में लोग आ रहे हैं, आप श्योर हैं कि उनको कोरोना वायरस नहीं है? वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, आया उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं, वो अपने दफ्तर जाते हैं, वो अपने घरों में क्या कर रहे हैं, वो बाहर मार्केटों में किस तरह से घूम रहे हैं, आपको नहीं पता। देखिए यही बात है ना, जब वो लेके आ गया, वो मिलकर चला गया, अब उस शॉप के ऊपर 10 बंदे और आए हैं, बेशक ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क चढ़ाए हुए हैं, अब जो मर्जी कर लें, यानी कि ये ऐसी चीज है जो लग ही रही है। अब आप ना सिर्फ वो बंदा अपने साथ लेके, वो जिस इलाके का भी है, वो डिफेंस का है, रहमानपुरे का है, जहां का मर्जी है, वो वहां पे चला गया, आप उस इलाके को भी आपने आपने उसको भी सील करवा देना, आपने उसको भी सील करवा देना। तो मुझे आप बताएं ये कारोबार खोलने का फायदा क्या होगा? बिल्कुल, जहां पे इतना हमने नुकसान बर्दाश्त किया, आप कह रहे नुकसान बर्दाश्त किया, भाई आपने पूरा साल कमाया भी है माशाल्लाह। ऐसे ही है। एक 100 रुपए वाली चीज को आपने माशाल्लाह हजार रुपए में बेचा है, और अभी भी ये हो रहा है जी, अभी भी ये हो रहा है। हम वो वाहिद कौम है कि जो मुसीबत आती है हमारे ऊपर, तो हम बजाय मदद करने के हम कहते हैं कि जो 2 रुपए वाली चीज है उसको 1000 रुपए में बेचो। हमने एक ही दिन में पूरे साल की कमाई कर लेनी है। जो कमाया है भाई उसी के ऊपर अभी गुजारा कर लें, मत ये काम करें, मत ये ऐसा इकदाम करें कि जो सबके लिए बायस ज़हमत बन जाए। आप मार्केटें खोल लेंगे। बट साहब ये भी तो पॉइंट है ना कि अगर आप पूरा माह रमजान जो है लॉकडाउन की तरफ चले जाएं, ताजे इस बात पे इत्तफाक कर लें कि वो दुकानें नहीं खोल रहे, एंड ऑफ रमजान अगर हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं तो आपको खुद ब खुद ये ऑप्शन दे दी जाएगी कि चले एंड वाले 8-10 दिनों में आप दुकानें खोल लें, कम से कम 20 दिन तो लोगों को घरों में महदूद रहने दें, आपके पास इतना मार्जिन तो हो जाए कि सूरत हाल बेहतर हो जाए, और फिर आपको खुद ऑप्शन ये दे दी जाए। देखिए ये तजवीज ज़ेरे गौर आई थी, ये तजवीज ज़ेरे गौर आई थी कि आफ्टर 15 रमजान जो है हम मार्केटों को इस तरीके से खोलें कि ईद लोगों ने मनानी। देखिए घरों में मनाएंगे जैसे ईद तो मनाई जाएगी। 15 रमजान मुबारक के बाद महदूद औकात के लिए मार्केट्स को खोलने की, लेकिन ये पहले दिन से मुसर है कि नहीं जी हमें अभी से खोलने दीजिए, हमें अभी से खोलने दीजिए। सर आप ये खोलेंगे, मेरी बात आप लिख लें कि जो काम नहीं होना, जो नहीं होना था, ये अभी होगा, ये अभी होगा। आप ईद को पूरा सीज कर देंगे, बिल्कुल ईद पूरी आपकी सीज हो जाएगी। आप ये देखिएगा पेशेंट किस तादाद के साथ बढ़ेगा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मरीज पाकिस्तान के अंदर बढ़े, मैं तो चाहूंगा ये खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप इस तरह के इकदाम करेंगे, मार्केट ओपन करेंगे, लोगों को बुलवाएंगे, आए जी मार्केट खुल गई है, चीजें आप आके ले लें, आप मुझे बताएं उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर वही होगा कि जो हमें नजर आ रहा है। अच्छा, मियां असलम इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ दिन पहले, बट साहब उस पर उन्होंने दुकानों के औकात-ए-कार कहा। हमने कोशिश की बारहा कि चले वो टेलीफोन लाइन पे ही आ जाए, तो हम नहीं मिलेंगे आपको, वो बड़े बंदे हैं। बट साहब हम तो बार बार कोशिश कर रहे थे ना कि जो आप एसओपी की बात करते हैं, जो आप दुकानों की बात करते हैं, टाइमिंग्स बढ़ा रहे हैं, उस पर अब आपकी हिकमत अमली क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। लोग फिर उस पर अमल दरामद किस तरह कर रहे हैं, नहीं, हुकूमत की प्लानिंग के बारे में डिटेल में हम जानना चाह रहे थे। अब उसके मुताबिक अगर आज दुकानें खुल जाती हैं, ताजिर दुकानें खोल देते हैं, फिर आपने सहरी अफ्तारी के टाइम में भी रिलैक्सेशन दे दी है, अब इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए भी क्या कुछ किया जा रहा है कि इन औकात में आपने अपनी मॉनिटरिंग भी सख्त करनी है, आपने कुछ ऐसे मीटर्स रखे हैं कि आप देख सकें कि अगर आपने ये सहूलत दी है तो इसमें खुदारा कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिससे हमें इसको वापस लेने की ज़रूरत है। देखिए ना, मॉनिटरिंग किसने करनी है? मियां असलम इकबाल तो कभी भी नहीं करेगा मॉनिटरिंग, माजरत के साथ। वो बस वो बड़े आदमी हैं, देखिए उनके इलाके के अंदर जो है वो कोरोना भी निकल आया है। अब वो कोरोना बहरहाल एनीहाउ, जो आप बात कर रही हैं मेरे ज़हन से निकल गया। एसओपी की बात कर रही थी कि हम कर रही हैं, बिल्कुल कि मार्केट है तो हमने खोल दी, अब इसको कौन यही बनाएगा? एसओपीज को किसने मॉनिटर करना है? एसओपीज को मॉनिटर करना आपकी ये डॉल्फिन फोर्स ने, आपकी ये जो पुलिस स्टेशन आपके मुतल्लिका इलाके का, तो उनका हाल आप ये सुन लें। मैंने उस दिन भी बताया था कि वो आपके इलाके में घूमते हैं, बेचारा एक रेडीबान खड़ा होगा, वो रेडीबान खड़ा होता है, रोजाना आके उससे वो जो फल शल खा के निकल जाते हैं, हॉर्न बजाते हुए निकल जाते हैं। एक रेस्टोरेंट है जो टेक अवे सर्विस कर रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उससे
2 प्लेट के अंदर वो कबाब रखवाए और खाना रखवाया, खाया और निकल गए। तो एसओपीज तो इन्होंने फॉलो की। तो अगर इनका ये हाल है तो मुझे बताएं एसओपीज कहाँ पे फॉलो होंगे? आप एक आध को जुर्माना कर देंगे, वो जी इसके खिलाफ हुआ, वो बेचारा कोई माड़ा आदमी होगा, वो जुर्माने के नाम पे आप उसको फिर ये जो हुकूमती इकदाम है, सो कॉल्ड, मैं तो इन्हें कहूंगी सो कॉल्ड हुकूमती इकदाम हैं, फिर वो लोग जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, उन लोगों के साथ वो लोग जो कि जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो लोग भी रिस्क पे हैं। पता नहीं अब ये सूरत हाल किस तरह से बेहतर होगी। लेकिन एक अहम चीज, ये महंगाई कौन कंट्रोल करेगा? फिर एक बार से माह मुबारक में महंगाई का जिन बेकाबू होता चला जा रहा है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। तो हमने कहा कि महंगाई जो है वो काबू से बाहर होती जा रही है, ये हमने नहीं कहा, मार्केट में ये सूरत हाल नजर आ रही है। बेसिक चीजें हमने कल आपसे ये भी चीज शेयर की कि दालों की कीमतों में 6 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। सब्जियां, दालें अब हर किसी ने बनानी है, हर किसी ने अपने घरों में ये बुनियादी चीजें हैं जो कि किसी ने खानी है, रोजा रखना है, अफ्तार करना है, इन चीजों का इस्तेमाल करना है। अब लोग कहाँ जाएं? लॉकडाउन कोरोना की वजह से शहर का हम देख रहे हैं कि दुकानें बंद, अब जो खुलने की तरफ भी जा रही हैं, लेकिन जो लोग घरों में रहे हैं, जिन्होंने पूरा महीना कारोबार करके नहीं देखा, वो किस तरह से गुजारा करेंगे? अब जिन्होंने महंगाई कंट्रोल करनी है वो कहाँ हैं? बट साहब आप फील्ड में होते हैं, कभी कोई नजर आया? मुस्कुरा रहे। महंगाई कंट्रोल करने वाले जो उनसे है ना, वो जो हमारे एक मिनिस्टर हैं, ताजरों के साथ भी वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, महंगाई भी वो कंट्रोल कर रहे हैं। पता नहीं वो क्या क्या चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं लग रही है। लेकिन अभी तक उनसे कुछ चीज कंट्रोल हो नहीं रही है। अब समझ नहीं लग रही वो कंट्रोल करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। मैं कहेंगे तो मैं वो स्क्रीनशॉट्स भी दे दूंगा कि उनकी रोज एक प्रेस रिलीज जारी हो जाती है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की जेर सदारत इजलास जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्राइस को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। इस जखीरा अंदोजी और महंगाई को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस सब के बावजूद यही सब कुछ हो रहा है। जी ये रूटीन, यानी कि अभी तो हम हंगामी हालात के अंदर हैं। हम इससे पहले जब रूटीन में थे तब भी यही था। आप वो एक प्राइस कंट्रोल के आप बनाए हुए हैं, इन्होंने एक वो आबिद मीर साहब के जो भी वो बनाए हुए हैं, वो आके यहाँ पे आपको लंबा चौड़ा भाषण दे देंगे कि जी हम छापे मार रहे हैं, हमने इतने छापे मारे हैं, हमने फलां को भी पकड़ लिया, हमने फलां को भी पकड़ लिया। आप मुझे बताएं कितने लोगों को आपने पकड़ा और कितनी महंगाई आपने कंट्रोल की है। इस हंगामी हालात में जो चीज 100 रुपए की है अशया खोरो नोश की, आप मुझे बताएं क्या वो 100 रुपए में मिल रही है? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आम आदमी जो है वो सफेद पोश जो है वो फल नहीं खा सकता बट साहब, वो दालें नहीं खरीद सकता, वो क्या करे? अगर वो खाना बना लेगा तो फिर वो रमजान के इस बाबरकत महीने में फल नहीं खरीद सकेगा। एक चीज जो है वो कोई कर सकता है, घर की रोटी अगर कोई अफोर्ड कर रहा है ना, तो एक्स्ट्रा लवाजमात ये नहीं है, ये जरूरत है, क्योंकि आप सारा दिन रोजा रख रहे हैं, आपके जिस्म को इन चीजों की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस महंगाई की वजह से, बेलगाम महंगाई की वजह जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, जिस पर हुकूमती रिट भी कहीं नजर नहीं आ रही है, सब लोगों की पहुंच से ये चीजें बाहर हो गई हैं। देखें आप महंगाई को कंट्रोल करने के नाम पे रमजान बाजार लगाते हैं। वो रमजान बाजारों के अंदर क्या क्या होता रहा हमने वो भी दिखाया। आपने रमजान बाजारों से हटके फेयर प्राइस शॉप्स भी आपने लगाई, उसके अंदर क्या होता रहा हमने वो भी आपको दिखाया। सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। आप मुझे बताएं किस जगह पर हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल की है? फिर कहने ने बाट बोल है ओ यार, लोग बोले ना, क्या करें? आप मुझे बताएं किसी जगह पे जो आपने फल की आपने बात की, आप मुझे बताएं क्या किसी जगह पे अब फिर वही बात आ जाएगी। हर जगह पे ये साबका हुकूमत के ऊपर इल्जामात लगाते थे कि जी आप अपने मनपसंद अफराद को एडजस्ट कर रहे हैं। इन्होंने भी फ्रूट मंडियों के अंदर, गल्ला मंडियों के अंदर, सब्जी मंडियों के अंदर हर जगह पे अपने अपने फाइनेंसर एडजस्ट किए। कहेंगे तो मैं लिस्ट यहाँ पे लाके बता दूंगा कि कौन किसका फाइनेंसर है, कौन किसका। आप मुझे बताएं उसके बाद कहाँ पे महंगाई कंट्रोल होगी? किस तरह आप प्राइस को कंट्रोल कर सकेंगे? सर नहीं हो सकती। जब उस फाइनेंसर ने जो है आपकी भी जरूरत पूरी करनी है और अपनी भी करनी है, तो आप मुझे बताएं वो किस तरह 100 रुपए की जो चीज है वो आपको 100 रुपए में ही दे देगा? वो कभी भी नहीं देगा। वो 100 रुपए की बजाय आपको 1000 रुपए, क्योंकि उसके अंदर से उसने
4 बंदों का राशन निकालना है। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग लोगों को कहती हूँ कि वो तैयार रहे हैं। जितनी मर्जी हम आपको दिखा देंगे कार्रवाइयाँ की गई हैं, जितनी मर्जी आप देख लेंगे कि कहा जा रहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह से आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, इसी तरह से आपको महंगी चीज़ें अपने लिए खरीदनी पड़ेंगी। हुकूमती रेट यहाँ पर आपको कहीं नजर नहीं आएगी। बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, आप न्यूज़ हेडलाइंस जानेगा, जिसके बाद जब हम प्रोग्राम में हाजिर होंगे तो हमने बात करनी है, आज वर्ल्ड मलेरिया डे है, इस पे हम बात करेंगे किस तरह से आप बच सकते हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या क्या है। ऑलरेडी हम इतने मुश्किल वक्त में गुजर रहे हैं, साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाना, क्योंकि सीजन जो है वो मलेरिया का, डेंगू का चल रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि आज वर्ल्ड मलेरिया डे है, तो हम वर्ल्ड मलेरिया डे के हवाले से आज बात करेंगे मलेरिया है क्या, क्योंकि सीज़न भी यही है जहां पर हम एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस, वहां पर डेंगू का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है। इसी मौसम में हम देखते हैं कि डेंगू वायरस जो है इसका खदशा भी बढ़ता चला जाता है, और फिर मलेरिया का भी। अब मलेरिया है क्या, लोग इसको एसेट जो है वो इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं समझते हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों के घरों में अभी एयर कूलर का इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया है, जगह जगह पानी खड़ा है, लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। फिर आप जब कभी बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल भी आप SOP इसके हवाले से जो बनाए गए हैं उसको नहीं देख रहे। तो खुदारा सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऑलरेडी हम एक मुश्किल में हैं, तो आप इन चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों का जायज़ा लें और अपने आप को जो है महफूज रखें इन चीज़ों से। तो इन्फॉर्मेशन जितनी हम आप तक पहुँचा सकेंगे, कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम के थ्रू आप तक ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सके। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान जो मौजूद है उनका तारुफ मैं आपको करवाती चलूं। एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और चेयरपर्सन है डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप। इसके साथ साथ मेंबर कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप भी हैं। डॉक्टर सोमिया इक्तदार साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। रमजान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच सबसे पहले आपकी तशरीफ आवरी के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जैसा कि हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने बात की थी कि वर्ल्ड मलेरिया डे आज मनाया जा रहा है, सबसे पहले बताइएगा मलेरिया है क्या? देखिए, मलेरिया एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि मच्छरों के ज़रिए फैलती है, और 25 अप्रैल जो है वो वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड मलेरिया डे के नाम से मनाया जाता है। और हर दफ़ा इसकी एक स्लोगन, एक थीम होती है, और इस दफ़ा जो थीम है वो है ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। सो मकसद ये है कहने का कि हम सब ने कोशिश करनी है। आपको पता है कि मलेरिया बहुत अर्ली 1880 से जो है वो दुनिया में मलेरिया मौजूद है, और 1950 से पाकिस्तान में मलेरिया एंड प्रोग्राम, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, रोल बैक मलेरिया, डिफरेंट प्रोग्राम्स चलते रहे। और स्पेशली अगर हम पंजाब की बात करें तो बहुत प्रोग्रेस भी की है, और अब हमारे पास मलेरिया के केसेस बहुत कम हैं, और हमें उम्मीद है कि हम बिल्कुल इरेडिकेशन वाले फेज़ में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि अब तकरीबन मलेरिया यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है, और हमारी कोशिशें जारी हैं। तो ये जो दिन है ये एक रिवाइवल है इस चीज़ का कि भूलना नहीं है। सो यू हैव टू कीप स्ट्रगलिंग, मेक एफर्ट्स कि ये दोबारा ना हो जाए, या जो हमारी कोशिशें हैं वो कहीं उनमें लीनियंसी ना आ जाए। तो ये पूरी दुनिया में इसीलिए अवेयरनेस लोगों में फैलाने के लिए और अथॉरिटीज़ को याद कराने के लिए। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद भी बाय द वे यही था कि हम लोगों में अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। मुझे ये बताइएगा, इसके मलेरिया अब जैसा कि आपने बताया कि मच्छर की वजह से होता है, कोई ख़ास सिम्टम्स भी होते हैं इसके? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। मलेरिया जो है वो एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, जो मलेरिया मॉस्किटो की बाइट से इंसान के अंदर ये पैरासाइट एंटर होता है। ये पैरासाइट आपके ब्लड सेल्स में जाता है, आपके लिवर में जाता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कई दफ़ा डॉर्मेंट रहता है, इनएक्टिव रहता है। सो कई महीने आपके जिस्म के अंदर ही रहता है, और कभी रिएक्टिवेट भी हो जाता है। जब इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं तो पेशेंट को यूजुअली हाई ग्रेड फीवर होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है, सर्दी के साथ कपकपी के साथ बुखार होता है, जिस्म में दर्द हो सकती है, पट्ठों में दर्द हो सकती है, और मलेरिया मुख्तलिफ और ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करता है। जैसे आपकी तिल्ली बढ़ सकती है, आपका जिगर बढ़ सकता है, आपके गुर्दों पे असर हो सकता है। मलेरिया की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसकी जो एक ख़तरनाक फॉर्म है वो आपके दिमाग पे असर कर सकती है, उसे हम सेरिब्रल मलेरिया कहते सकते हैं, जो कि एक सीरियस फॉर्म है।
لیکن جو باقی ملیریا ہے اس کی دوائیاں ادویات موجود ہیں اور اگر اس کو ٹائملی ڈائگنوز کر کے ٹریٹ کر لیا جائے تو اس کا پروگنوسس اچھا ہے. صحیح. اس کی احتیاطی تدابیر بھی میں آپ سے جاننا احتیاطی تدابیر وہی ہیں جو میں ڈینگی کے لیے بھی ہمیشہ بتاتی ہوں کہ مچھر کے کاٹے سے آپ نے بچنا ہے. تو مچھر آپ کو جہاں بریڈنگ سائٹس ہیں ایک تو ان کو ایلیمینیٹ کیجیے, دوسرے جو مچھر بھگاؤ لوشن یا جو ماسکیٹو ریپیلنٹس ہیں ان کا استعمال کیجیے. جب آپ آؤٹ ڈور میں جا رہے ہیں تو فل آستین کے کپڑے پہنیں, شارٹس نہ پہنیں, اپنے آپ کو کورڈ رکھیے. اگر آپ رات کو باہر سوتے ہیں, آج کل تو ویسے بھی ہم گھروں میں ہی ہیں, بالکل ایسے ہی, اور گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں, یہ تو آج کل سلوگن ہے. اور اگر آپ رات کو باہر سوتے ہیں تو آپ مچھردانی کا استعمال کریں, اپنے گھروں میں کھڑکیوں پر جالیاں استعمال کریں تاکہ آپ ماسکیٹو بائٹ کو پریونٹ کر سکیں. اس کے علاوہ میٹس ملتے ہیں, کوئلز ملتی ہیں, اسپریز ہیں جن کے ماسکیٹو. سو بیسیکلی دو ہی مقصد ہیں, یا تو آپ نے ماسکیٹوز کو بننے نہیں دینا, اور اگر ماسکیٹوز آپ کے انوائرمنٹ میں ہیں جو کہ ابھی ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت مچھر نظر آنے لگ گیا ہے, سو آپ نے مچھروں کی بائٹ کو پریونٹ کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائے گا ڈینگی اور ملیریا میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے ڈینگی ایک وائرل ڈیزیز ہے اور ملیریا ایک پیراسائٹ کے تھرو پھیلتا ہے. سو وائرل ڈیزیز کے اور کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اور پیراسائٹس کے اور ہوتے ہیں, لیکن ان کو ڈفرینشیٹ کرنا تھوڑا سا اس لیے مختلف مشکل ہے کیونکہ ایک تو دونوں مچھر کے کاٹنے سے پھیلتے ہیں اور آپ مچھر کو دیکھتے تو نہیں ہیں کہ یہ کون سا مچھر ہے, ٹھیک ہے, اور سیکنڈلی دونوں میں بخار ہوتا ہے, جسم میں درد ہوتا ہے, سمپٹمز ملتے جلتے ہیں. لیکن اگر آپ سائنٹیفک نالج کی ماسکیٹو ہے which is a different species of mosquito than the mosquito which is responsible for spreading dengue virus, وہ جو ماسکیٹو ہے وہ ایڈیز ویرائٹی کا ماسکیٹو ہے, اس کی شکل صورت جو ہے وہ اینوفیلیز ماسکیٹو سے تھوڑی مختلف ہے. ایڈیز ماسکیٹو ڈینگی کا وائرس کیری کرتا ہے اور اینوفیلیز ماسکیٹو پیراسائٹ جو پلازموڈیم ہے جو کہ ملیریا کا پیراسائٹ ہے اس کو کیری کرتا ہے. دونوں جو ہیں وہ ماسکیٹو بائٹ سے ہی پھیلتے ہیں. سائنز اینڈ سمٹمز میں اگر آپ ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں دونوں کے, تو ڈینگی جو ہے وہ یوزلی شارٹ ڈیوریشن کے بعد ہی ہو جاتا ہے کہ مچھر کے کاٹنے کے 3 سے 4 دن کے بعد آپ کو انفیکشن ہو سکتی ہے. لیکن جو ملیریا ہے وہ یوزلی 10-15 ڈیز کے بعد ہوتا ہے. بخار دونوں میں ہوتا ہے, دونوں کی مقدار تیز ہو سکتی ہے, زیادہ بخار ہو سکتا ہے. ملیریا کے بخار میں آپ کو شدید کپ کپی لگتی ہے, تیز بخار ہوتا ہے, جسم میں درد ہوتی ہے, پیشنٹ ان ویل فیل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کس ایج گروپ کے لیے ڈینگی ملیریا جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ایفیکٹ تو سارے ایج گروپس کو کرتا ہے, بچوں کو بھی کرتا ہے, نوجوانوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی, لیکن کچھ ایسے گروپس ہوتے ہیں جو زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں. تو ملیریا میں جو بچے ہیں اور پریگننٹ خواتین ہیں اس میں جو کورس آف ڈیزیز ہے وہ زیادہ سیویئر ہو سکتا ہے اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جو ڈینگی ہے وہ یوزلی ینگ اور مڈل ایج کے لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. تو آلدو دنیا بھر میں جو ڈینگی ہے وہ پیڈیاٹرک ڈیزیز ہے, بچوں کی ڈیزیز ہے, لیکن ہماری پاپولیشن میں, پاکستانی پاپولیشن میں زیادہ کیسز ینگر ایج گروپ کے دیکھے جاتے ہیں. سو ان لوگوں احتیاط تو سب کے لیے ضروری ہے, لیکن یہ کیونکہ ہائی رسک ہیں چلڈرن اینڈ پریگننٹ فیمیلز, تو ملیریا کی احتیاط اور بھی زیادہ ضروری ہے اس ایج گروپ کے اندر, اور ڈینگی کی احتیاط تو سب چیزوں کے, سب ایج گروپ. صحیح. تو ڈینگی کی ڈیٹیلز بھی میں کچھ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آیا سیزن بھی یہی ہے, سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے, اس میں کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, میں آپ سے جاننا چاہوں گی. ناظرین مجھے بریک لینی ہے, بریک لیں گے تو ڈینگی کے حوالے سے ہماری تدابیر کیا کیا ہیں, کیونکہ ملیریا کی ہم نے ڈسکس کی, سیزن بھی یہی ہے, آپ نے کس طرح سے بچنا ہے, کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں, ڈینگی کا سیزن بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اب اس کے حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر ہیں یہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے. بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر سومیہ اقتدار ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈینگی کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ڈینگی کے حوالے سے اپوزیشن اب جو ہے وہ جب حکومت میں تھی تو کافی متحرک نظر آئی. اب وہ چیزیں آلریڈی ہم ایک مسئلے سے گزر رہے ہیں, اب اس پہ ہم اتنا دھیان انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے نہیں دے پائیں گے. دیکھیں نا, دھیان تو دینا پڑے گا, بیکاز ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی نئی چیز آتی ہے تو آپ پچھلی پرابلمس کو بھول جاتے ہیں. وی آل نو کہ کرونا اس وقت جو ہے پینڈیمک کی شکل میں ہمارے اوپر ایک بہت بڑی آفت کی طرح سوار ہے, لیکن ہمیں اس ٹائم پہ بھی ڈینگی کو دھیان میں رکھنا ہے, بیکاز یو نو کہ موسم اب ایسا آ گیا ہے, بارش بھی ہو رہی ہے, آج بھی ابھی بارش ہو رہی تھی باہر, اور ٹیمپریچر تھوڑا سا ایلیویٹ ہوا ہے. دس از دا پرفیکٹ بریڈنگ سائٹس فار ماسکیٹوز. سو یہ ماسکیٹوز کی پکنک کا ٹائم ہے, جب انہوں نے بریڈنگ کرنی ہے, جب انہوں نے انڈے دینے ہیں اور پھر اس سے ماسکیٹوز بننے ہیں.
تو ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور بھولنا نہیں ہے کہ ڈینگی وی ہیڈ اے ویری ویری بیڈ ایپیسوڈ لاسٹ ایئر، اور اس سال ہمیں بالکل تیاری کرنی ہے ڈینگی کی، اور اس حوالے سے گورنمنٹ نے کل کیبنٹ کمیٹی بھی منسٹر صاحبہ نے چیئر کی اور تمام انسٹرکشنز جاری کر دی گئیں اور ری ایمفیسائز کیا گیا کہ ہم نے تمام جو اپنی ایکٹیویٹیز اور ایس او پیز ہیں ڈینگی سے ریلیٹڈ ان کو جاری رکھنا ہے. سو ان میں یہی ہے کہ جو انڈیویجول لیول پہ ہم کام کر سکتے ہیں کہ آپ نے گھر میں کہیں پانی کو اکٹھا ہونے نہیں دینا. اگین یہ ہماری اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. ہاں، اور یہ ڈینگی مچھر کو بھی بچائے گا اور ملیریا کو بھی بچائے گا، بیکاز ماسکیٹوز جو ہیں ان کی بریڈنگ اگر کم ہوگی تو وہ پھر ظاہر ہے کہ آگے سے بیماری پھیلنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. سو پانی جہاں بھی اکٹھا ہے، جیسے گلدان میں آپ نے پھول لگائے ہوئے ہیں اس میں پانی ہے، ایئر کولرز کا اب آپ کو پتہ ہے موسم چینج ہو رہا ہے، ایئر کولرز میں جو پانی ہے، فریج کی ٹرے ہے، آپ کے ڈسپینسر سے پانی گر رہا ہے، اے سی سے پانی گر رہا ہے، پانی آپ نے کہیں کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اسپیشلی ہمارے جو کچھ علاقے ہیں جہاں پانی کی شارٹیج رہتی ہے، پنڈی سائڈ پہ ہے کہ لوگ پانی اسٹور کر کے رکھتے ہیں، اس کو کورڈ رکھیے. ہمیں عادت ہے کہ ہم اپنا کوڑ کباڑ جو ہے وہ پیچھے ڈمپ کر دیتے ہیں یا چھت کے اوپر پھینک دیتے ہیں، اسپیشلی پرانے برتن، ٹوٹی ہوئی چیزیں یا ٹائرز ہم نے رکھے ہوتے ہیں. یہ ہاٹ سپاٹس ہیں سارے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، اور ایک ڈھکن کے برابر یا ایک چھوٹے چمچے کے برابر پانی از انف کہ جس میں ماسکیٹوز انڈے دے کے بریڈنگ کر سکے. سو آپ نے پانی کو مکمل ڈرائی کرنا ہے. اگر آپ کے گھر میں گملوں میں پانی جمع ہے اس کو ڈرائی کریں. کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ پانی کے برتن رکھے ہوتے ہیں پرندوں کے پانی پینے کے لیے لوگوں نے گرمی کے موسم میں، ان کو ڈرائی کر دیجئے. تو یہ احتیاطی تدابیر ہم نے خود پریکٹس کرنی ہے کہ پانی کو کہیں جمع نہ ہونے دیں. دوسری جو میں نے آپ کو ملیریا کے لیے احتیاط بتائی وہ اس میں بھی لاگو ہیں کہ آپ نے جب باہر جانا ہے، ویسے تو باہر جانا نہیں بیکاز آپ کو اسٹے ایٹ ہوم اینڈ اسٹے سیف، لیکن اگر آپ کو کسی ضروری ایمرجنسی کے لیے یا کوئی گروسری کرنے کے لیے یا کچھ ایسی پرابلمس ہوتی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی کام پر بھی جا رہے ہیں، ان کا کام بند نہیں ہے، تو احتیاط کیجئے. ماسکیٹو ریپیلنٹس کا استعمال کریں، فل آستین کے کپڑے پہنیں، اور بچوں کو بھی اسپیشلی اگر وہ باہر لان میں کھیل رہے ہیں گھر میں بھی تو مچھر انہیں کاٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، ان کو شارٹس نہ پہنائیے، فل کپڑے پہنائیے اور ماسکیٹو ریپیلنٹس لگائیے. اور گھر میں بھی اسپرے کر سکتے ہیں، جالیاں لگا سکتے ہیں، کوئل کا استعمال کر سکتے ہیں، میٹس کا استعمال کر سکتے ہیں. میکسیمم احتیاط جتنی آپ اپنی کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. اور ایک جو ڈفرینٹ آپ نے شروع میں پوچھا تھا، جو ماسکیٹوز ہوتے ہیں ان کی کچھ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. تو جو ڈینگی کا ماسکیٹو ہے جسے ہم ایڈیز کہتے ہیں، وہ یوزلی ڈے ٹائم بائٹر ہوتا ہے. سو وہ ارلی مارننگ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بعد سے ایکٹیو ہوتا ہے اور ڈسک تک، جب تک سورج غروب ہوتا ہے تب تک ایکٹیو. جو ملیریا کا ماسکیٹو ہوتا ہے وہ نائٹ ٹائم بائٹر ہوتا ہے، تو وہ رات. سو دن اور رات دونوں کی احتیاط ضروری ہے. ایک مچھر نے آپ پہ دن میں اٹیک کرنا ہے، ایک مچھر نے آپ پہ رات کو اٹیک کرنا ہے. سو پلیز آپ لوگ بہت احتیاط کیجئے. سب لوگوں کو میرا یہ میسج ہے کہ کورونا سے بھی احتیاط کرنی ہے، اور یہ صفائی ستھرائی کا عمل ہے. آپ نے گھر کو صاف رکھنا ہے، اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے. کورونا کی بات کریں تو بار بار ہاتھوں کو دھونا ہے، اور ہینڈ سینیٹائزرز اگر پانی یا سوپ. میں کرونا کے حوالے سے ڈیٹیل ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ، آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم انفارچونیٹلی پیک ٹائم کی طرف جا رہے ہیں، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم جن ممالک کی مثالیں دے رہے تھے، جن سے ہم نے سیکھنا تھا، ہم انہی کی ڈگر پہ مجھے لگتا ہے اب چلتے چلے جا رہے ہیں. کیا سمجھتی ہے اس کی وجوہات کے جو اتنا تیزی سے اسپریڈ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، کرونا ایک ایسی انفیکشن ہے جس کا ٹرانسمیسیبلٹی کا ریٹ بہت ہائی ہے. یعنی کہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگنے کے چانسز بہت ہائی ہیں، اور پھر یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. یہ 1 سے 2، 2 سے 3 نہیں ہے، بلکہ یہ 2 سے 4 اور 4 سے 16 ہے. سو کیونکہ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں ہم، وہی ہمارے پاس واحد حل ہے. نہ اس کی کوئی ویکسین ہے، نہ کوئی افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے. سو پریونشن از دی اونلی ٹول دیٹ وی ہیو ان آور ہینڈ رائٹ ناؤ. اور پریونشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنائیں. حکومت نے لاک ڈاؤن کیا تو لوگ لاک ڈاؤن کو پریکٹس بھی کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس بھی کریں. صرف کہنے یا لکھنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو جاتی ہیں، اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. سو میری آپ سب لوگوں سے، تمام آڈینس سے یہ درخواست ہے کہ یہ ٹائم جب رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بھی شروع ہوا ہے، آپ اپنے گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے. آپ کا جتنا ایکسپوجر، جتنا کانٹیکٹ کسی دوسرے بندے سے ہوگا، اتنے چانسز آف انفیکشن ہیں. اور کرونا کا ڈائلیما یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت سارے لوگوں میں اے سمپٹومیٹک ہے. مریض کو نہ پتا ہے کہ اس کو بخار ہے، نہ کھانسی ہے، نہ زکام ہے، نہ گلے میں درد ہے. بہت سارے ارد گرد ہمارے اے سمپٹومیٹک لوگ ہیں، اور وہ وائرس کو شیڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو ہمیں بہت ضرورت ہے احتیاط کرنے کی. آپ سرفیسز کو بار بار کلین کیجئے. اپنے گھر میں اگر باہر جا رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ کم سے کم چیزوں کو ہاتھ لگائیں.
ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں اگر باہر ہے. اگر گھر میں ہے تو ہاتھوں کو بار بار پانی سے 20 سیکنڈ کے لیے کم سے کم اچھی طرح دھوئیے. بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیے, اور اسپیشلی جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ کم سے کم گھر سے باہر نکلیں. مجھے پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, لوگوں کا دل چاہتا ہے وہ مسجد میں جائیں, عبادات میں مشغول ہوں, لیکن آپ کو یہ احتیاط لازمی کرنی ہے کہ آپ کا فاصلہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہو, تاکہ ڈراپلیٹ انفیکشن کے تھرو یا کانٹیکٹ انفیکشن کے تھرو وہ آپ انفیکشن کیری نہ کر سکیں. ینگر جنریشن بڑی کیئر فری ہو کے باہر پھرتی ہے کہ یہ جی بوڑھوں کی بیماریاں ہمیں تو ہونا نہیں. مجھے بہت سارے لوگ ایک یہ مسکنسپشن آ گئی ہے نا کہ ہماری امیونٹی بہت اچھی ہے, ہمیں یہ چیز کچھ کہے گی نہیں. بار بار یہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں دیکھ دیکھ کے کہ آپ گرم پانی کا استعمال کر دیں اور پھر ہماری امیونٹی اس طرح سے, ہمارے نوجوانوں کو تو یہ بیماری نقصان دیکھیے. یہ جو جتنی بھی متس ہیں اور جتنے بھی فیکٹس ہیں یہ آپ کو ٹائم بتا رہا ہے کہ یہ سارے بیکار ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے کہا کہ جی پاکستان میں تو بیماری آئے گی نہیں, پاکستان میں بیماری آ گئی. پھر ہم نے کہا جی اس کی رفتار پکڑنے کی ویسی نہیں ہے جیسے اٹلی میں یا یو کے یا یو ایس اے میں ہم سیف. پھر آپ نے اس کو موسم سے بھی ریلیٹ کر دیا. پھر آپ نے اس کو موسم سے ریلیٹ کیا کہ جی گرمی آئے گی تو جناب یہ وائرس مر جائے گا. ایسی کوئی بھی چیز سائنٹیفکلی پروو نہیں ہوئی. صرف جو چیز پروو ہوئی ہے وہ پریونشن اگر آپ کر لیں گے تو آپ نمبر آف کیسز کو بڑھائیں. اور پریونشن میں ایک بہت افیکٹو ٹول جسے ہم سب لوگ بات کر رہے ہیں فلیٹننگ آف دا کرو کی, کہ جو ہماری ٹریجیکٹری سیدھی اوپر جا رہی ہے اس کو ہم پیرلل یا نیچے لانے کی کوشش کریں. اس میں یہ ہے کہ ہم ٹائم دیں کہ انفیکشن ایک سے دوسرے کو اسپریڈ نہ کریں, اور وہ ٹائم تبھی ہے جب ایک افیکٹو لاک ڈاؤن ہوگا. بالکل افیکٹو لاک ڈاؤن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ گھنٹوں کا لاک ڈاؤن ہو. لاک ڈاؤن ہیز ٹو بی افیکٹو. اگر ہم نے بالکل یہ لاک ڈاؤن صرف نام کا لاک ڈاؤن ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مارکیٹیں بھی کھل رہی ہیں, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائمنگز بڑھا دی گئی ہیں کھانے پینے والے دکانوں کی. الٹیمیٹلی آئی ایم سوری ٹو سے ہمارے لوگوں کے رویے جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ لوگ باہر نکلتے ہیں, جتنا مرضی خوف ہو, جتنا مرضی ٹینشن ہو, لوگ اس چیز کو بڑا بریو سمجھتے ہیں, یہ پورٹری کرنے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا, ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہے. گاڈ فاربڈ, خدا نہ خواستہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے وہ ہاسپٹل میں سیریس کنڈیشن میں جاتے ہیں, ان لوگوں سے پوچھیے, ان لوگوں سے سبق سیکھیے کہ کیا. اور الحمدللہ فی الحال تو پاکستان میں بہت سیویئر ڈیزیز کے کیسز کم ہیں. ہمارے پاس زیادہ لوگ وہی ہیں جو اسمپٹومیٹک یا مائلڈ ڈیزیز کے ہیں, لیکن اب ہمارے پاس ماڈریٹ اور سیویئر ڈیزیز کے کیسز بھی آتے جا رہے ہیں. اور جیسے جیسے نمبر بڑھتا ہے, جیسے جیسے آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی انہانس ہوتی ہے, گورنمنٹ کی کوششوں سے آپ نے دیکھا کہ لیبز بھی زیادہ چلنے لگی اور اب ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں, تو زیادہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے ڈیزیز. جب ڈیزیز زیادہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو پھر نمبر آف کیسز بڑھنے سے سیویرٹی آف ڈیزیز کا بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل. سو اس پہ بہت زیادہ زور ہے ایک دفعہ پھر کہ احتیاط کیجئے, گھروں میں رہیے, ہاتھوں کو بار بار دھوئیے, کیونکہ ہم ماسک تو پہن لیتے ہیں بڑے شوق سے کہ, لیکن یہ بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ڈراپلیٹ انفیکشن یا جو تھوک یا بلغم کے ذریعے جو اسپریڈ ہوتی ہے وہ ایک روٹ ہے. جو دوسرا امپورٹنٹ روٹ ہے وہ کانٹیکٹ ہے, اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر میں نے چھینکا ہے یا کھانسا ہے یا بولتے ہوئے میرے تھوک کے ذرات اس ٹیبل کی سرفیس پہ گرے ہیں اور کسی شخص نے اس کو ہاتھ لگایا ہے تو وہ اس نے جراثیم اپنے اندر کیری کر لیے ہیں. اب اگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے منہ یا آنکھوں یا ناک کو چھے لیتا ہے یا ماسک کو ٹھیک کرتے ہوئے ہی آپ کئی دفعہ شیئر, یہ عام پریکٹس ہے جو آپ کرتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں. ہاتھوں کو دھونا, ہینڈ ہائیجین از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ. ماسک بھی ضرور اگر آپ کلوزڈ انوائرمنٹ میں ہیں, لوگ قریب قریب ہیں تو پہن سکتے ہیں. کھلی انوائرمنٹ میں ماسک بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی پہننے کی. اور N95 ماسک کا بہت لوگ شور کرتے ہیں کہ وہ اسپیشل ماسک ہونا چاہیے, وہ ہاسپٹل ورکرز کے لیے ریکوائرڈ ہے, عام لوگوں کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے. ہاتھوں کو دھونا, ہینڈ سینیٹائزیشن اینڈ کاف ایٹیکیٹس, دیز آر دا مین پرنسپلز وچ اف یو فالو یو کین پریونٹ یور سیلف. اچھا, عام لوگ کون سا ماسک استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ضروری کاموں کے لیے تو گھروں سے باہر نکل رہے ہیں, تو یہ کپڑے کے ماسک بھی ہم دیکھ رہے ہیں لوگ استعمال کر رہے ہیں, کیا پریفر کریں گی آپ؟ دیکھیے جو ماسک ریکمینڈڈ ہے وہ میڈیکل یا سرجیکل ماسک اسے کہتے ہیں, وہ 3 لیئرڈ ماسک ہوتا ہے. اب ایک میں اور بھی مسکنسیپشن لوگوں کا دور کرنا چاہتی ہوں. بہت لوگوں اور ایون ڈاکٹر سے بھی میں نے سنا کہ جی اگر وائٹ سائڈ باہر ہوگی تو آپ پریونٹ کر رہے ہیں, اور اگر گرین سائڈ باہر ہوگی تو آپ سے لوگ پریونٹ ہو رہے ہیں. There is no 2 ways of wearing a mask. گرین سائڈ باہر رہنی ہے یا جو کلرڈ سائڈ ہے وہ باہر رہنی ہے, اور سفید حصہ اندر رہنا ہے. یہ جو ماسک ہوتے ہیں اس کے اندر ایک فلٹر لگا ہوتا ہے, ایسے 2 سرفیسز ہیں اور بیچ میں ایک فلٹر ہے جو کہ آپ کی سیکریشنز کو روکتا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ ایک ماسک کو 10-10 دن نہیں پہننا. ماسک اگر سوائل ہو گیا ہے, گیلا ہو گیا ہے آپ کے بولنے سے, آپ کے چھینکنے سے, آپ کے کھانسنے سے, یا گندا ہو گیا ہے تو اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے پراپرلی بن میں, اور نیا ماسک استعمال کرنا ہے.
कपड़े के मास्क इतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं, उनके जो पोर्स होते हैं, जो उनमें सुराख होते हैं, वो सारे वायरसेस को स्क्रीन आउट नहीं या रोक नहीं सकते हैं। सो एज ए लास्ट रिजॉर्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दे आर नॉट रिकमेंडेड। मेडिकल और सर्जिकल मास्क आर रिकमेंडेड। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी, कोई ऐसा शख्स जिसको डेंगू हुआ है और खुदा ना खास्ता फिर उसको कोरोना वायरस हो जाता है, कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जब भी डिजीज़ेस कंपाउंड होती हैं तो वो ऑब्वियसली डिज़ीज़ की सेवेरिटी को, इंटेंसिटी को बढ़ा देती हैं। और अभी सिंगापुर से एक केस रिपोर्ट भी हुआ जिसमें को इन्फेक्शन देखी गई कि कोरोना वायरस और डेंगू वायरस दोनों की इन्फेक्शन एक ही बंदे में। प्रीवियसली हमने डेंगू और मलेरिया की को इन्फेक्शन भी देखी, हमने डेंगू और टाइफाइड की को इन्फेक्शन भी देखी कि एक ही बंदे में बैक वक्त 2 जरासीम अटैक करते हैं। ऑब्वियसली इनकी सेवेरिटी ऑफ इलनेस आम पॉपुलेशन या सिंगल डिजीज़ वाले पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हम ऐसी वायरसेस की वबा में फैले हुए हैं कि कहीं से कुछ अटैक का खदशा है, कहीं से कुछ अटैक का खदशा है, लेकिन अगर हम डरते रहेंगे और कोई अमल नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। डरना नहीं, लड़ना है, बचाव की तरफ जाना है, कोई ऐसे स्टेप्स लेने हैं, कोई लाइफस्टाइल में ऐसी चेंजेस लानी है जिससे आप डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और कोरोना में तो कोई क्योर भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ ओनली सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट। सो कोई अद्वियात नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है जो 100% इसका क्योर हो। और ये जो क्लेम कर रहे हैं लोग कि जी ये करके पानी पी के, गर्म पानी और भाप से इलाज और नाक के अंदर जो है वो ऑलिव ऑयल डालने की, ये सारी मिथ्स हैं। प्लीज़ इनको डिस्करेज कीजिए। और एक और भी मैं जो रिक्वेस्ट आपके फोरम से ना करना चाहती हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं जिनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, एंड देन यू कीप ऑन फॉरवर्डिंग देम, और वो फिर एक चेन शुरू हो जाती है मिस इन्फॉर्मेशन की, जिसको लोग उसको फॉलो भी करते हैं और फिर फॉरवर्ड भी करना अपना फर्ज समझते हैं कि मैसेज आ गया किसी। जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो, किसी ऑथेंटिक साइट से आपने ना पढ़ा हो, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की साइट है, NIH की साइट है, तब तक आप किसी भी मैसेज को बगैर तस्दीक के फॉरवर्ड ना करें, बिकॉज आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही देना चाहूँगी कि डेंगू को याद रखिए, कोरोना को याद रखिए, मलेरिया वर्ल्ड मलेरिया डे है उसको याद रखिए, लेकिन घबराएं ना। घबराना नहीं है, इसको पढ़ के, समझ के, और ये जो हम आपको अवेयरनेस के लिए सेशन कर रहे हैं, इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है लोगों को बताइए और सही इन्फॉर्मेशन बताइए। हाथों को बार बार धोइए, दिन में 15 से 20 दफ़ा या जितनी दफ़ा भी आप किसी सरफेस को टच करें, किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं या छींके या खांसे, अपने हाथ को अच्छी तरह धोइए। अपने घर की सर्फेसेस को साफ करें, डिसइंफेक्ट करें, ताकि आप बार बार उनको टच करते हैं दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना कर सकें। अगर आप घर से बाहर नहीं जाएंगे तो घर में इन्फेक्शन आने के चांसेस कम हैं। जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो एक्टिव पॉपुलेशन है हमारी, जो ऑफिसेज भी जा रही है या हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जा रहे हैं, वो बाहर जाते हैं तो उनको चांसेस है कि एक्सपोजर होता है, और वो घर जब आते हैं फौरन से शावर लेके अपने कपड़ों को अच्छी तरह चेंज करें, हाथों को अच्छी तरह धोएं और फिर लोगों से इंटरेक्ट करें। जब आप किसी गैदरिंग में जाएं, कोशिश तो करें गैदरिंग में बिल्कुल ना जाएं, लेकिन अगर इमरजेंसी कोई आपने ग्रॉसरी करने के लिए जाना है या कुछ लोग मस्जिद में जाना प्रेफर करते हैं, तो एक डिस्टेंस को, सेफ डिस्टेंस को ज़रूर मेंटेन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज कीजिए और अपने हाथों को मुंह, नाक और आंखों को छूने से गुरेज करें। और डेंगू को नहीं भूलना, आज भी बारिश हो रही है, कल ही अपने घर का जायजा लें, देखें कहाँ कहाँ पानी जमा है, उस पानी को ड्राई करें। जो पानी आप ड्राई नहीं कर सकते हैं उसको कवर कर दीजिए या उसको बदल दीजिए, बिल्कुल ठीक है। और ये अगर आप एहतियात करेंगे तो इन तमाम वायरसेस से आप बच भी सकते हैं और अपने घर वालों को भी। बिल्कुल सही आपने कहा, और मेरे ख्याल से बहुत सारा डिटेल में आपको चीज़ें बता दी गई हैं। इसकी अब एहतियात आप लोगों ने खुद ही करनी है। ये सभी चीज़ें जो हैं, वो चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो या फिर कोरोना वायरस, इन सब से आपने सिर्फ और सिर्फ खुद एहतियात करके, एहतियाती तदाबीर को फॉलो करके बचना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने डेंगू, कोरोना और इसके साथ साथ मलेरिया के हवाले से
एहतियाती तदाबीर शेयर की, आपने किस तरह से महफूज रहना है ये आपको बताया, और तमाम तर चीज़ों का हल सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि एहतियात। अब लोग घरों में हैं, एहतियात भी कर रहे हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी एक वजह मैं आपको बताती चलूँ कि हम अक्सर देखते हैं कि माह मुबारक में लोग बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं, फिर लोगों के घरों में ख़ास तौर पर अफ्तारियों का एहतमाम किया जाता है, लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, अफ्तारियों का एहतमाम किया जाता है। चूँकि अब हम घरों में महदूद होकर रह गए हैं, अब हम माह मुबारक में भी घरों से नहीं निकल सकेंगे, तो एक चीज़ लोगों के सर पर हावी हो गई है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ घरों में रहेंगे। लॉकडाउन की वजह से घर से उस तरह से भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब लोग जो हैं वो बार बार एक चीज़ को सोचे चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब होकर रह गए हैं। अब माह रमज़ान में किस तरह से अपने आप को जो है वो मेंटली रिलैक्स रख सकते हैं? आपने रोज़ा भी रखना है, फिर इसके साथ साथ सहरी अफ्तारी में आपने खाना भी है, और फिर जब आप फारिग बैठेंगे फिर आप यही सोचेंगे, फिर आप कोरोना के हवाले से ही खबरें देखेंगे। अगर आप घर में ही हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप परेशान होते चले जाएंगे। रिलैक्स आपने कैसे रहना है ये हम जानेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, डॉक्टर अमरीन इकबाल। उनसे जान लेते हैं कि आपने इस तमाम तर सूरत हाल में अपने आप को कैसे रिलैक्स रखना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मुझे बताइएगा, हमने अब रोजे भी रखने हैं, घरों में भी रहना है, अब लोग परेशान होकर रह गए हैं कि वो किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करेंगे। देखिए है ना, इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं मेरा ख्याल पहले भी अपने प्रोग्राम में आपके में आई थी, तो अब थोड़ी सी सिचुएशन ये हो गई है कि ये सिचुएशन थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो गई है, और आगे चांसेस भी हैं कि ये थोड़ी सी और प्रोलॉन्ग हो, जो कि फिगर्स, स्टैटिस्टिकल फिगर्स आ रहे हैं ग्लोबल। बिल्कुल। उसमें हम क्या करते हैं कि हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। देखें, जब हम डिनाइल में रहते हैं ना कि अच्छा ये 2 हफ्ते की बात है, 4 हफ्ते की बात है, ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जब नहीं होता तो इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। और जब हम देखते हैं ये और प्रोलॉन्ग हो रहा है तो एंगर्स आता है, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारी नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है ब्लॉक हो गई हैं, और लोग एक्चुअली बेचैन हो रहे हैं। अब रेस्टलेसनेस की फीलिंग आ रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना प्रोलॉन्ग होगा। बिल्कुल ना, एक रूटीन ऐसी बन गई है कि आप घरों में ही हैं, घरों में ही हैं, आप उकताहट का शिकार हो गए। देखिए, मैं यही पर बात यही कहने रही कि अब हमें डिनाइल से बाहर आना है। अब 2 इसकी फेजेस होती हैं। एक होता है कि कोपिंग स्ट्रैटेजी, या आप जिसके अंदर फाइट एंड फ्लाइट मोड, या आप फाइट करते हैं या आप डिनाइल में एस्केपिज्म उससे भाग जाते हैं। जब आप आंखें बंद कर लेते हैं सिचुएशन से, तो सिचुएशन वहीं पर ही होती है। तो द बेस्ट पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी इज, जिसको हम कहते हैं मसले का हल, के पहले एक्सेप्ट करें कॉन्शियस लेवल के ऊपर, शऊरी लेवल के ऊपर इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये एक अब वबा आई है, ये एक अब आफत आई है, और ये पूरी दुनिया पर आई है। देखिए, अगर देखा जाए तो ये हमारी एक जिसके कहते हैं कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ये थोड़ा सा ये भी बेहतर है कि सिर्फ हम इससे जो है मुब्तला नहीं है, पूरी दुनिया। बल्कि हम तो अगर आप इसका मोर्टेलिटी रेट देखें तो अभी बहुत पीछे हैं। जो बाकी दुनिया है, जो बाकी ममालिक हैं, उनमें कुछ ममालिक में बहुत ज़्यादा है। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये पूरी दुनिया पर आफत है। एक्सेप्ट कर लें कि अब ये है। अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें वो चीज़ें इतनी बेचैन नहीं करेंगी। बिल्कुल उसी तरह अना, मैं क्विकली बता दूं कि अगर कोई खुदा ना खासा एक्सीडेंट होता है, हमारी पाँव या हाथ की या कोई भी हड्डी जिस्म की टूट जाती है, और हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि अब देख लें, अब इतने महीने आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, अब इतने महीने अब आपने बेड रेस्ट पर रहना है, तो अब अपना जहन बना लेते हैं कि हाँ अब इतना अरसा मैं जो मूव नहीं कर सकता और मेरी रिकवरी इसी में ही है। सिमिलरली अब हमें ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि ये अब टाइम लेगी आफत, ये वबा, और इसके लिए इसका जो ओनली प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो यही है कि हम जितना अपने आप को सेफ रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको ये नजर आ रहा होता है ना कि आप अगर इन्हें एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं, जैसे कि आपने मिसाल दिया एक्सीडेंट की, तो आगे आपका वक्त अच्छा आने वाला है, तो आप खुद ब खुद रिलैक्स होना भी शुरू हो जाते हैं। रिलैक्स्ड होना भी शुरू हो जाते हैं। इसमें 1-2 और फैक्टर्स भी ये हैं कि जैसे आपने कहा कि अब रमज़ान आ गया है और लोग घरों में, और पहले जो हमारी नॉर्मल, आई थिंक इससे हमें एक सिंप्लिसिटी का भी मैसेज जो है वो हम सीख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो उसकी सहरी और अफ्तारियाँ होनी और लेविश फूड्स होने और सारा कुछ, तो मेरा ख्याल है कि हम जिंदगी में जिसको हम पोस्ट कोविड-19 जो सिनेरियो बोलते हैं, उसको हम यही बोलते हैं कि शायद इनसे हम पॉजिटिव चीजें देखें। जब हम हर चीज के 2 रुख होते हैं, इट्स अप टू यू कि आप उसको परसीव कैसे करें। इसका एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ये है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत से पेंडिंग काम जो हमारे पड़े हुए थे हम वो कर सकते हैं। पेंडिंग से मुराद मैं ये कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल जिनकी बुक रीडिंग खत्म हुई थी वो बुक रीडिंग कर सकते हैं। अब बुक रीडिंग में कुछ भी हो सकता है। बुक रीडिंग में सबसे बढ़कर जो खूबसूरत चीज ये है कि हम अपने होली कुरान पाक की सिर्फ तलावत नहीं, दिस इज द बेस्ट टाइम कि हम तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, मैं ये डेफिनेटली हमारे पास इनफ टाइम नहीं है, उसको ट्रांसलेशन, उसकी गौर व
फिक्र करें, उसको समझें कि ये है क्या, क्योंकि मोस्टली हम तिलावत पे रमज़ान में हमने ज़्यादा जोर दिया होता है कि जी हमने इतने कुरान ख़त्म करने नहीं, उसको हम अच्छे तरीके से समझें। नंबर 2, जिन लोगों को वैसे ही बुक रीडिंग का शौक है वो करें। नंबर 3, जिन लोगों को पेंटिंग का या और किसी किस्म की हॉबी जो उनकी और मसरूफियात की वजह से नहीं हो सकती थी वो करें। सबसे बढ़कर मैं ये कह रही हूँ आप गार्डनिंग करें। गार्डनिंग करेंगे जितना घर में छोटे मोटे वेजिटेबल्स भी आपको घरों में वेजिटेबल्स के अलावा अगर आपके पास 8-10 गमले भी अगर पड़े आप उनसे बातें करें, दिस इज वेरी मच नॉर्मल। इसके अलावा जो है वो आप और डिफरेंट किस्म की मेडिटेशन एंड अबव ऑल जो हम बोलते हैं बार बार डीप ब्रीदिंग, उसको नमाज के साथ अटैच करें। मैंने देखा है कि अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें और जैसे ही नमाज के बाद जाए नमाज पे बैठे हुए आप 3-4 मिनट डीप ब्रीदिंग का जो तरीका होता है जो 3 स्टेप्स में की जाती है, अगर वो आप कर ले तो उससे मेंटली जो है वो आप काफी रिलैक्स्ड हो जाते हैं, आप ऑक्सीजन इनटेक जो है वो आपका जाता है। एंड अबव ऑल इस रमजान के अंदर मैं फिर ये बात करूंगी कि चूंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है तो हमें अपना खाना भी कम करना है, क्योंकि हम बर्न आउट नहीं कर पा रहे उस तरीके से, तो ओबेसिटी के चांसेस हैं और अगर ओबेसिटी होगी तो इट वुड लीड टू द डिप्रेशन। एंड आई कुड सी कि इवन मीडिया के जो बहुत से लोग जो हैं जिनकी शूटिंग्स बंद हुई हैं, जिनको के जो बड़े जो हैं जिनको अपना जिम और इसकी बहुत आदत होती है, तो उनका मेजर एक रीजन वो जो मुझे बताते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के ऊपर कि डॉक ये भी है कि वी आर अनएबल टू डू द जिम एंड द वॉक इन दैट वे। तो मेरा ख्याल है कि फिजिकल एक्टिविटी अगर जहाँ कम हुई है तो वहां पर हमें अपना थोड़ा ईटिंग हैबिट्स को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये सब चीजें जो है साथ हैं, इंटरलिंक है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर अमरीन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी कोरोना की वजह से हम लोगों को देख रहे हैं कि स्ट्रेस भी है, परेशान भी हैं, कुछ लोग एक्टिव भी हो गए हैं, कुछ लोग सीख भी रहे हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट बिहेवियर हमें देखने के लिए नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम इसके बाद की सिचुएशन की बात करें, उसमें से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या होता है इस तरह के अगर हालात हो तो ज़हनी कंडीशन किस किस तरह की हो सकती है? देखिए, इसमें है ना, हम बात करते हैं, जब आप बात करिए पोस्ट कोविड सिनेरियो की कि जब ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद का क्या सिनेरियो होगा, और एक चूज हमारा जो लाइफस्टाइल जो है वो टोटली चेंज्ड हो गया है। जब हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है तो ऑब्वियसली हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारे बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। और अगेन मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरह से हम बिहेव करते हैं। और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो ये याद रखें कि ये जो हमें लगता है कि हम कैद हुए हैं, जो कि अगेन मैं फिर ये बात करूंगी कि इससे हम सीखेंगे ये बाद में कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। वो बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स जो आज तक हमने कभी नोटिस ही नहीं किया कि ताज़ा हवा में सांस लेना कितना ज़रूरी है। और अबव ऑल जो सबसे बड़ी चीज़ें कौमें, मैं फिर कहती हूँ, जो कौमें अपनी ज़िंदगी में सीखती हैं और जो वो बनती हैं वो इसी तरीके से कुछ ना कुछ उनके ऊपर कुछ ऐसा आता है जिसके बाद वो बनती हैं। जैसे कहते हैं ना, बिगाड़ के बाद एक चीज़ जो है वो जब बनने का अमल शुरू होता है, तो ये कौमों के भी एक पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है बनने का अमल शुरू होगा, जहां उन्हें पता चलेगा कि हमने अब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, मैं कह रही हूँ कि अल्लाह करे कि इसके बाद पूरी दुनिया जो है वो बंदे का पुत्र बन जाए कि न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू हमारा सर्वाइवल नहीं है। हमारा सर्वाइवल ये है कि हम लोगों को पॉवर्टी ख़त्म करें। हमारा सर्वाइवल ये है कि हम जितना कम से कम गैसेज और ये आर्टिफिशियल और ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ, हम रॉ फूड की तरफ दोबारा आए। हमें क्लीनलीनेस दोबारा चाहिए, हमें साफ। आप सोच सकते हैं कभी कि ऐसा वक्त भी आएगा कि हमें हवा और सांस लेने के लिए ताज़ा हवा नहीं मिलेगी, वहां ना पैसा काम आएगा ना कोई चीज काम आएगी। तो आपने पोस्ट कोविड का, तो उसका जो मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट जो लोगों को कह रही हूँ कि एक तो हम सिंपल लाइफ, बिल्कुल सिंपल लाइफ की तरफ आएंगे। नंबर 2, हमें पता है, अब हमें इस 1-1.5 महीने में पता चल गया कि किन किन चीजों के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, वो हमें बड़ा अच्छा आइडिया हो गया है। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे वो कह रहे हैं कि वो आजकल काम वालियां घर पे आराम कर रही हैं और जो घर पे आराम वालियां हैं वो आजकल काम कर रही हैं। नंबर 3, शेयरिंग ऑफ वर्क का आइडिया हुआ है कि जो कहा जाता था कि मर्द काम नहीं करे, वो भी सीख रहे हैं, चॉपिंग करना, कुकिंग करना, डिश वॉशिंग करना। नंबर 4, माओ को भी पता चल रहा है कि स्कूल्स के अंदर जो है वो बच्चों को हैंडल टीचर्स जो है वो किस तरीके से करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये, और एक सबसे बढ़कर ये चीज, जब हम हायर लेवल का स्ट्रेस थ्रेशोल्ड पे जाकर किसी स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं तो जिंदगी में जब हम उससे निकलते हैं तो बाद में जो हमें छोटी छोटी चीजें जो हमें पहले कंप्लेन करते हैं
یہ نہیں ہے, یہ نہیں है, ये नहीं है, वो खत्म हो जाता है. तो इससे हमारा स्ट्रेस थ्रेशोल्ड भी बनेगा, यानी हम बहादुर हो जाते हैं, बहादुर हो जाएंगे. लेकिन एक चीज मैं सिर्फ साथ साथ यहाँ ये मेंशन करती चलूं कि हमारे साइकोलॉजी के अंदर एक डिसऑर्डर है जिसको हम PTSD बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. किसी भी किस्म का ट्रॉमा इंडिविजुअल लेवल पे हो या कलेक्टिव लेवल के ऊपर हो, वो जब खत्म होता है तो उसके बाद आसार उसके 6 महीने से 1 साल तक रहने के चांसेस होते हैं. तो मैं फिर ये कह रही हूँ कि जो स्ट्रेस प्रोन पर्सनालिटीज हैं या जो ऑलरेडी एंजाइटी से रिलेटेड जो लोग पेशेंट्स हैं या जो बहुत ज्यादा लोग इस चीज को बहुत जिन्होंने हवा बना ली है, मैं फिर कहूंगी इसको ना करें, क्योंकि जब ये खत्म होगा तो उसके बाद नॉर्मल लाइफ में स्विच करने में फिर मुश्किल हो जाएगी. खास तौर पर जो लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेशनल हो गए हैं, ऑब्सेशनल के वो घर के अंदर भी हैं तो वो बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं, वो बार बार हाथ धो रहे हो. तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे ऑलरेडी OCD के पेशेंट्स या स्ट्रेस प्रोन पेशेंट्स हैं, उनको सिर्फ एहतियात ये करनी है कि बाहर हम कम जाएं कांटेक्ट, लेकिन घर के अंदर आप एक अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारें. और मैं फिर कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और इस कोविड की जो स्टिमुलस है, ये मुझे बताने दीजिए बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, उसको बहुत ज्यादा एक्सपोज मत करें. मेरा ख्याल है कि हमें चाहिए कि हम एक खास वक्त के ऊपर टीवी देखें जिसमें हमने बहुत ज्यादा कोई फिगर्स देखनी है या क्या सिनेरियो है, लेकिन बार बार हम जितना ज्यादा उस स्टिमुलस को एक्सपोज होंगे उतना ही हमारा स्ट्रेस लेवल और रेस्टलेसनेस जो बढ़ती जाएगी. अब यहाँ पे एक पॉइंट और है ना कि अगर आप लोगों को बताएंगे नहीं ना, तो लोग जिस तरह हमारे बहादुर कौम है जो इसको कुछ समझ ही नहीं रही है, जो अभी भी हमने लॉकडाउन में नरमी की देखी तो किस तरह घरों से बाहर निकल रही है, उनको बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चीज आपके लिए कहीं ना कहीं. हमारे लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं जी जड़ी रात कबरी चाणी होते आनी भाई ताड़ी ते आनी है, लेकिन तुसी दूसरे दी ते ना लेकर आओ. और ये जानना बहुत जरूरी है कि इस्लाम में जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत बचाई. तो इस टाइम हमारी अपनी जान से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरों की जिंदगी सेव करना. और मेरा ख्याल है कि आप मीडिया के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट, पैरामेडिक्स, वी साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, जो जिनके के बगैर या जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जो ग्रोसरी का जहां पर ये वो लोग हैं कि फ्रंट लाइन पर आकर काम कर रहे हैं और इसके बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं. तो बाकी लोगों को चाहिए कि बाकी लोगों को चाहिए कि जहां हम अपनी जिंदगी को, जान को खतरे में डालकर घर से निकल रहे हैं, वहां पर आप लोग थोड़ा सा जरा घर में रहकर पेशेंस शो करें, टॉलरेंस को जो है वो लोगों की एहतियात की वजह से हम भी महफूज रह सकेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए. मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग आपकी बातों पर जरूर अमल करेंगे, तभी वो जो है अपने माइंड सेट को रिलैक्स रख सकते हैं और आने वाली जिंदगी में भी वो मजीद रिलैक्स रह सकते हैं. थैंक यू सो मच. नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है. आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. वीकेंड है, आज माशाल्लाह से हम पहली अफ्तारी करेंगे. अपने घर में जबरदस्त अफ्तारी का एहतमाम कीजिए. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.